टाइम बचाने के लिए मैंने चीज़ों को पहले लिख दिया है, वरना यही चीज़ अभी हम बोर्ड पर लिखते तो काफ़ी टाइम लगता, वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें लिख कर एक्सप्लेन कर दी जाए। देखिए, कन्वेक्शन एक ऐसा मोड है हीट ट्रांसफ़र का जिसमें कैरियर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह हीट को लेकर खुद जाते हैं, और ये मेनली लिक्विड और गैसेस में होता है, सॉलिड में नहीं होता। ये मेनली किस में होता है? लिक्विड और गैसेस में होता है। ठीक है, कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जब आप हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो एक रीजन के पार्टिकल उस हीट को रिसीव करेंगे, जाहिर सी बात है उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब जब उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज किया है, काइनेटिक एनर्जी आई है, तो काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से वो ऊपर उठेंगे। जब वो ऊपर उठेंगे तो डेंसिटी कम होगी, जब डेंसिटी कम होगी तो उन पार्टिकल, अब डेंसिटी वहाँ पे कम हुई तो ऊपर के पार्टिकल नीचे की तरफ आएंगे। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि whenever the temperature of the lower region in a fluid, फ्लूइड का मतलब लिक्विड या गैसेस, दोनों के पास फ्लो करने की प्रॉपर्टी, ऐसा मैंने आपको हाइड्रोस्टैटिक्स में बताया था। लिक्विड और गैसेस बिकम्स हायर देन द टेम्परेचर ऑफ द अपर रीजन। अपर रीजन के कंपैरिजन में अगर लोअर रीजन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो लोअर रीजन की डेंसिटी कम हो जाती है अपर रीजन के कंपैरिजन में। तो particles of the fluid in the lower region begin to rise and their places are occupied by the particles in the upper region। तो जाहिर सी बात है कि वो पार्टिकल जब ऊपर उठेंगे तो उनकी जगह खाली होगी, उस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर से पार्टिकल नीचे की तरफ आएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द होल फ्लूइड बिकम्स सेम, जब तक कि सारे पार्टिकल्स सेम काइनेटिक एनर्जी ना पा जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, यानी सेम जब टेम्परेचर आ जाएगा तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो दिस mode of heat transmission in which the particles of the fluid move itself is called convection. This is mainly occurred या observed in case of fluid that have the tendency to flow, that is liquid and gases। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी लिख दिया है कि सॉलिड में, और देखिए यहाँ पे मरकरी एक एक्सेप्शन है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन आप उसे सॉलिड नहीं, उसे आप लिक्विड नहीं कह सकते। मरकरी है एक वेल डिफाइंड मेटल, तो लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में रहता है, मतलब फ्लो करता है। लिक्विड का मतलब आप पानी मत समझ लीजिएगा, तो फ्लो करता है। तो इन सॉलिड एंड इन मरकरी ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक प्लेस ओनली बाय कंडक्शन। वो कंडक्शन से ही हीट ट्रांसफर होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों के ऑक्सीडेशन से हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर आगे बढ़ती जाती है। जबकि लिक्विड और गैसेस में मेनली ये टेक प्लेस करता है कन्वेक्शन से। तो ये हो गया कन्वेक्शन, दूसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हम लोग तीसरे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की ओर बढ़ेंगे, जो कि है रेडिएशन। तो वीडियो को पॉज कर कृपया इसे नोट कर लें, है ना। अब हम लोग रेडिएशन की ओर बढ़ते हैं। तो रेडिएशन क्या है? देखो, सन से लाइट यहाँ तक आती है। तो एक थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कहा कि सन से आने वाली लाइट को हम एक वेव मान लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब लाइट प्रोपगेट करेगी तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर, ये दोनों वेक्टर से मुलाकात आपकी 12th में मैं करवाऊंगा, है ना। इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर ये दोनों ऑक्सीलेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी ऑक्सीलेट करती है, और इस तरीके से लाइट चलती है। ठीक, तो व्हाट इज थर्मल एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी? देखो ये ऐसा माना जाता है कि, पहले चलो हेडिंग डाल दें, रेडिएशन। रेडिएशन ये एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी है, वैसे ये रेडिएशन एक वेव भी है। रेडिएशन जनरली टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन जनरली टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहा जाता है जनरली ये, लेकिन फिलहाल हम रेडिएशन यहाँ पर थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। वी हैव टू डिस्कस हियर रेडिएशन इन द थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच when the heat transmit from one part to the other part there is no involvement of the medium। देखिए, what is the basic difference between the conduction, convection and radiation?
In case of conduction and convection, the particle of the medium involved, but in case of radiation, there is no involvement of particle of the medium. So in case of radiation, medium is not required. If medium is there, it is okay. If medium is not there, then it is also okay. Assume that a ray is traveling from sun to earth without any medium, so medium is not required, but the radiation is come. तो रेडिएशन एक एनर्जी है. अच्छा, रेडिएशन को एक और टर्म में भी डिफाइन किया सकता है. रेडिएशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड इज नोन एज रेडिएशन एनर्जी. या आपकी किताब के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी किताब ये कहती है कि द एनर्जी emitting continuously by virtue of the temperature by everybody is known as radiant energy. The energy emitted by everybody by virtue of its temperature is known as radiant energy. The energy emitted by everybody by virtue of its temperature is known as the energy emitted by everybody by virtue of its temperature is known as radiant or thermal energy. यही इसका कॉन्सेप्ट है, थर्मल एनर्जी. ये थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन हो गई. या थर्मल एनर्जी और थर्मल रेडिएशन, इसका एक और नाम जान लीजिए, थर्मल रेडिएशन. इसे आप थर्मल रेडिएशन कहेंगे. द एनर्जी इमिटेड बाय एवरीबॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर इज नोन एज रेडिएंट और थर्मल एनर्जी और थर्मल रेडिएशन. ठीक है. This energy travel in the form of electromagnetic wave. This energy travel in the form of electromagnetic wave. Electromagnetic wave. Hence, does not require any medium. Does not required any medium for their propagation. इनके ट्रैवलिंग के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता. तो ये हो गया. अब द प्रोसेस, अब इसका जो रेडिएशन यानी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फ्रॉम वन बॉडी टू अदर विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम इफ एनी इज कॉल्ड रेडिएशन. अब इसको अगर हम प्रोसेस के टर्म्स में डिफाइन करें, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर by which heat transferred directly from one body to the another body is called radiation without affecting intervening medium if any. अगर कोई इंटरवेनिंग मीडियम है तो फिर वो उसको अफेक्ट नहीं करेगी. अच्छा, कौन सरफेस कितनी एनर्जी निकालेगा, ये होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेम्परेचर की होगी. कौन से बॉडी किस टेम्परेचर पर है, ये उस नेचर ऑफ द सरफेस पर यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. ठीक है. द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड बाय अ बॉडी, तो इसलिए ये भी पॉइंट लिख लेना चाहिए.
the radiant energy emitted by a body per second per unit area is depend upon the टेम्परेचर ऑफ द बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कौन सी बॉडी कितनी एनर्जी को इमिट करेगी, ये किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये रेडिएशन क्या है, देखो रेडिएशन को जितने पॉसिबल वेज में डिफाइन करना था मैंने कर दिया, और फाइनली मैंने आपको मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के भी फॉर्म में बता दिया। नाउ यू आर इन सिचुएशन in which you know there are three mode of heat transfer. One is conduction, second is convection and third is radiation. Conduction and convection में medium required है, जबकि radiation में कोई medium required नहीं है। radiation को एक दूसरे तरीके से भी define कर सकते हैं कि ये एक electromagnetic wave है। electromagnetic wave बिना किसी मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है। ये मैकेनिकल वेव से बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। तो रेडिएशन में ये सारी चीजें आप वीडियो को पॉज कर नोट कीजिए। मैं इसे मिटा रहा हूं, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम डेफिनेशन रिलेटेड टू रेडिएशन। तो सम डेफिनेशन रिलेटेड टू रेडिएशन, ठीक। अच्छा, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू रेडिएशन। देखिए वीडियो में जब मैं ये बात कहूं, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, तो आप उसे नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप फाइनल रिवीजन देंगे, आपका पेपर बोर्ड से बनकर आएगा, इसलिए वहां पर आपको ये एक सोफिस्टिकेटेड वेल डिफाइंड हर चीज की एक नोट मिल जाएगी। मैं बस इसलिए आपसे कहता हूं कि आप इसे नोट कीजिए। सम डेफिनेशन रिलेटेड टू रेडिएशन, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू रेडिएशन। अब रेडिएशन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की जरूरत है। हम उन टर्म्स को एक एक करके डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसमें है एक रिफ्लेक्टेंस, अब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। तो पहला हमारा डेफिनेशन है, पहला जो टर्म है वो है रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस, अब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्टेंस, अब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। अब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस, ठीक। रिफ्लेक्टेंस, अब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। बच्चों देखो, मान लो तुम्हारे पास क्यू अमाउंट की हीट है, देख लो। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, यहां पर एक, हम यूजुअली रेडिएशन को इस फॉर्म में दिखाते हैं। ये एक हीट है, ये रेडिएशन है। मान लो ये क्यू अमाउंट की रेडिएशन आप लेकर आए। फिलहाल हमने जब से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट की है, हीट को हम क्यू से ही लिखते हैं। मान लो ये थर्मल रेडिएशन आपने लेकर आया, थर्मल रेडिएशन इस सरफेस पर गिरी। तो इस सरफेस पर गिरने के बाद ये तीन हिस्सों में बंट सकती है। कुछ ट्रांसमिट हो जाए, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक, एक पार्ट इसका Q1 पार्ट मान लीजिए रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट इसी में फंस गया, मान लीजिए यहां पर ऐसे ऐसे दिखा दिया, ये कुछ पार्ट इसका फंस गया, ठीक है। अब यहां से हटाओ वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो Q1, Q2 और कुछ पार्ट आपको बाहर दिखाई दे रहा है। तो तीन हिस्सों में बढ़ गई। ये एक इंसिडेंट रेडिएशन, ये जो Q है, Q क्या है बेटा? Q है इंसिडेंट रेडिएशन। Q क्या है? इंसिडेंट रेडिएशन। Q1 क्या है? ट्रांसमिटेड रेडिएशन, सॉरी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। रिफ्लेक्टेड रेडिएशन या अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मान लो यार, अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। Q1 क्या है? अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन।
Q2 क्या है? अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन, और Q3 क्या है? अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन, अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। तो इसका मतलब जो हीट किसी सरफेस पर, थर्मल रेडिएशन किसी सरफेस पर गिरती है, वो तीन हिस्सों में बढ़ जाती है। रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है, अब्सॉर्ब पार्ट होता है, और ट्रांसमिटेड पार्ट होता है। तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक पार्ट अब्सॉर्ब हो जाता है, और एक पार्ट वो ट्रांसमिट हो जाता है, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब एक, अच्छा रुक जाओ, तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट कीजिए कि गिरने वाली रेडिएशन के साथ तीन घटनाएं होती हैं। रिफ्लेक्ट हो सकता है, अब्सॉर्ब हो सकता है, और ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये फिगर से आपको समझ में आया। अब आप इसी फिगर में एक चीज देख सकते हैं कि Q इज द सम ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, हम इसे रीरेज कर रहे हैं। तो Q इज द सम ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन प्लस अमाउंट ऑफ अब्सॉर्ब रेडिएशन प्लस अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ये एक सीधी सी बात हो गई, ठीक है। देखो, अब बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि Q की वैल्यू Q1 यानी अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, Q2 यानी अमाउंट ऑफ अब्सॉर्ब रेडिएशन, और Q3 अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन, ठीक है भाई। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 1, अरे सॉरी Q, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई Q। तो अगर आप Q बाई Q कर देंगे तो ये Q1 बाई Q हो जाएगा, ये Q2 बाई Q हो जाएगा, और ये Q3 बाई Q हो जाएगा। ओके, इट इम्प्लाइज दैट ये हो गया 1 Q1 बाई Q, ये हो गया Q2 बाई Q, और ये हो गया Q3 बाई Q। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जो Q1 बाई Q है वो कहलाता है रिफ्लेक्टेंस। the ratio Q1 by Q is called, देखो बेटा, ये रिफ्लेक्टेड पोर्शन था ना, द रिफ्लेक्टेड पार्ट, द रेशियो Q1 अपॉन Q इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेंस। इसे हम रिफ्लेक्टेंस कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्टेंस R, इसे R से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से द रेशियो Q2 अपॉन Q इज कॉल्ड, ये क्या था, एब्जॉर्ब था ना, तो इसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्बटेंस। क्या कहते हैं, ABSORPTANCE, एब्जॉर्बटेंस इज कॉल्ड एब्जॉर्बटेंस। इसे A से डिनोट करते हैं। द रेशियो, अब ये जो तीसरा वाला है, द रेशियो Q3 अपॉन Q इज कॉल्ड, इसे कहते हैं ट्रांसमिटेंस। लीजिए साहब, जो डेफिनेशन जो मैंने लिखा था वो तीनों डिफाइन कर दिया, ट्रांसमिटेंस T। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 अपॉन Q की जगह पर हम R प्लेस करेंगे, Q2 अपॉन Q की जगह पर हम A प्लेस करेंगे, और Q3 अपॉन Q की जगह पर हम T प्लेस करेंगे। तो 1 इज इक्वल टू R प्लस A प्लस T, ठीक, ये हो गया। क्या हो गया, ये हो गया। तो किसी भी सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस प्लस एब्जॉर्बटेंस प्लस ट्रांसमिटेंस की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। आपको समझ में आ गया ना। रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ रेडिएशन डिवाइडेड बाय टोटल रेडिएशन इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस। एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द रेडिएशन डिवाइडेड बाय टोटल रेडिएशन इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बटेंस, एंड ट्रांसमिटेड पार्ट ऑफ द रेडिएशन डिवाइडेड बाय टोटल रेडिएशन इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस। इन तीनों का सम कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। इन तीनों का सम कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। R प्लस A प्लस T इज इक्वल टू 1। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। ठीक है। अब यहां पर कुछ स्पेशल केसेस देखने होंगे। इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। तो पहला स्पेशल केस आप देखेंगे पहला स्पेशल केस। तो पहला स्पेशल केस ये है
स्पेशल केस फर्स्ट, फॉर अ बॉडी, फॉर अ बॉडी इफ t इज इक्वल टू जीरो, इफ t इज इक्वल टू जीरो, यानी वो किसी भी पार्ट को ट्रांसमिट नहीं करती तो उसका कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस जीरो हो गया। तो r प्लस ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तब r प्लस ए इज इक्वल टू 1, अ बॉडी हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ r विल हैव स्मॉलर वैल्यू ऑफ a एंड वाइस वर्सा। हेंस a body having larger value of r, a body having larger value of r have the smaller value, have the smaller value of a and vice versa, and vice versa। ठीक, ये हो गया। अब एक दूसरा केस देख लीजिए। अगर किसी को ब्लैक पेन खा दी, हाँ दूसरा केस देखिए। इफ फॉर बॉडी r इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड, इफ फॉर अ बॉडी इफ r इज इक्वल टू जीरो, यानी वो किसी भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती। r इज इक्वल टू जीरो एंड t इज इक्वल टू जीरो, एंड t इज इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों जीरो हो जाए तब a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, काजल। क्या है ये? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज बॉडी नीदर रिफ्लेक्ट नॉर ट्रांसमिट एनी रेडिएशन, नॉर ट्रांसमिट एनी रेडिएशन। अब अगर बॉडी कोई रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं कर रही है और कोई रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रही तो सब तो हजमे कर रही है ना। जब हजम कर रही है तो एब्जॉर्प्शन का कोएफिशिएंट 1 होगा और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगी। काजल इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है ना। काजल एक इसका बेहतरीन एग्जांपल है, लेकिन वो 98% तक ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, बाकी 2% रेडिएशन वो भी छोड़ देता है। आपको एक और अच्छी बात बताएं, ब्लैक कलर इज नो कलर, ब्लैक कलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऐसी ही जानकारी। थस इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज बॉडी विल एब्जॉर्ब ABSORB absorb all the radiation incident on it, all the radiation incident on it, this body is known as black body, this body is known as black body, known as black body। अच्छा, ब्लैक बॉडी के बारे में एक चीज यही बता दूं कि ब्लैक बॉडी आते ही ध्यान में लोगों के मन में एक चीज आ जाती है कि यार वो काली होगी। नहीं बेटा, काला तो कोई कलर ही नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ब्लैक बॉडी की जो रियल डेफिनेशन है वो ये कि आप किसी भी वेवलेंथ की वेव को जब आप उसके ऊपर इंसिडेंट करावें तो ना कोई ट्रांसमिटेंस हो, ना कोई रिफ्लेक्शन हो, ना कोई ट्रांसमिशन हो, वो सारी की सारी वेव्स को अंदर खींच ले, चाहे उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो चाहे कम हो। तो ऐसी बॉडी जो कि सारी वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले वो ब्लैक बॉडी कहलाती है। और ब्लैक बॉडी का ब्लैक होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आई एम्फसाइज ऑन माई स्टेटमेंट, ब्लैक बॉडी इज नॉट नेसेसरली ब्लैक इन कलर। ब्लैक कलर की ही हो ब्लैक बॉडी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ ये है कि अगर सरफेस अपने ऊपर गिरने वाली सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले आता है तो वो ब्लैक बॉडी है। और ब्लैक बॉडी का कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बटेंस 1 होता है और उसका कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस 0 होता है। वीडियो को पॉज कर इसे भी नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं थोड़ा इंटरेस्ट जग रहा होगा आप लोगों का। आइए साहब, इमिसिव पावर। अब इसके बाद जो अगला टेक्निकल टर्म है वो इमिसिव पावर। बच्चों इसको नोट करें आप, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इरेज मारने जा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ मैं इसे। अब हम लोग करेंगे इमिसिव पावर। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है इमिसिव पावर का। इमिसिव पावर क्या वाला है भाई?
देखो, जब हम रेडिएशन को डिफाइन कर रहे थे तभी हमने आपसे कहा था, क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि अपने टेम्परेचर की वजह से हर बॉडी रेडिएशन इमिट करती है। इवन कि इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अपने ऊपर ही दे देता हूँ। अभी मैं अपने चेहरे को खूब देर तक ऐसे ऐसे रब करूँ तो मेरे चेहरे पे लालिमा आ जाएगी। ये लालिमा क्या है? ये लालिमा और कुछ नहीं, रेडिएशन का इन्वॉल्वमेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने रब किया, वर्क किया फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो हीट डेवलप हुई। जब हीट डेवलप हुई तो वही हीट लाल कलर की वेवलेंथ में आपको दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन में ब्लड की कलर जो है रेड है। तो इसलिए आप, या किसी को आप दूर से तमाचा मार देते हैं तो उनका गाल लाल हो जाता है। वो या कोई गुस्से में आ गया तो उसका गाल लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ने से वाइट ब्लड कार्पस्कल्स के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल, व्हाटएवर यू वांट टू से, बायोलॉजी से पूछना, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है फिर वो रेडिएशन इवॉल्व करेंगे। एमिसिव पावर का सीधा साधा रिश्ता यहीं से शुरू होता है। क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ radiant energy emitted per unit area of a surface per second. The total amount of radiant energy emitted, the total amount of radiant energy emitted per unit area of a surface, emitted per unit area of a surface, the total amount of radiant energy emitted per unit area of a surface per second is called the emissive power, is called the emissive power or radiant power or radiant power E of the surface. The total amount of radiant energy emitted per unit area of a surface per second is called emissive power or radiant power E of the surface. ये एमिसिव पावर कहलाता है। अच्छा, टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, तो द SI यूनिट ऑफ E इज, देखो बेटा, रेडिएंट एनर्जी यानी जूल पर यूनिट एरिया अर्थात मीटर स्क्वायर, पर यूनिट एरिया सरफेस पर सेकेंड अर्थात सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। या जूल पर सेकेंड को आप वाट भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। एक तरीके से देखा जाए तो ये पावर है, पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। अब देखो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होती है। देखो, मान लेते हैं कि हम कहीं पर ऑब्जर्व कर रहे हैं रेडिएशन का फॉल करना, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ हमने चूज की। अब उस पार्टिकुलर वेवलेंथ से अगर थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा वेवलेंथ की लाइट हमारे पास आ गई तो हम कहेंगे कि इमिसिव पावर नहीं, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर एक डेफिनिट वेवलेंथ के अराउंड की सारी वेवलेंथ को कलेक्ट करके कलेक्टिवली डिफाइन कर दी जाती है। बस इमिसिव पावर में हम स्पेसिफिकली किसी वेवलेंथ को नहीं डिफाइन करते, जबकि स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर में हम एक वेवलेंथ को डिफाइन करके उसी के इर्द गिर्द रहते हैं। बस इतना सा फर्क है इमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर में। तो आइए स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर को भी डिफाइन कर लेते हैं। देखो, ये चीज तो सेम रहेगी, द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस पर सेकेंड, बस यहां तक तो सेम रहेगा। क्या? द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी
पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस पर सेकेंड। यहां तक तो बेटा पर सेकेंड। अब इस कॉर्ड से पहले हमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा। पर यूनिट एरिया पर सेकेंड पर यूनिट वेवलेंथ रेंज, पर यूनिट वेवलेंथ range, the total amount of radiant energy per unit area of a surface per second per unit wavelength range, wavelength range at a given wavelength lambda, at a given wavelength lambda, किसी दी हुई वेवलेंथ लैम्डा के चारों तरफ वेवलेंथ लैम्डा मान लेते हैं, that is wavelength lies, wavelengths lambda minus 1/2 and lambda plus 1/2। ये वेवलेंथ की रेंज हो गई बेटा, या इससे इतना कम हो सकती है या लैम्डा से इतना ज्यादा हो सकती है। लैम्डा बाई 2, लैम्डा माइनस 1/2 एंड लैम्डा प्लस 1/2 इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और मोनोक्रोमेटिक रेडिएंट पावर ई लैम्डा ऑफ दी वेवलेंथ is called spectral emissive power, spectral emissive power और मोनोक्रोमेटिक रेडिएंट पावर और मोनोक्रोमेटिक का मतलब बेटा सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर, तो मोनोक्रोमेटिक रेडिएंट पावर, मोनोक्रोमेटिक रेडिएंट पावर ई लैम्डा ऑफ द सरफेस एट वेवलेंथ लैम्डा, सरफेस एट वेवलेंथ लैम्डा। तो बच्चों क्या फर्क आया? सिर्फ ये कि जब हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को डिफाइन करते हैं तो हम किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की बात नहीं करते, लेकिन जब हम मोनोक्रोमेटिक स्पेक्ट्रल पावर या स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को डिफाइन करते हैं तो चीज वही है, लेकिन अब हमने अपनी वेवलेंथ को कन्फाइन कर लिया कि भाई इस पार्टिकुलर वेवलेंथ या इससे आधी कम या इससे आधी ज्यादा को लेकर हम डिफाइन कर लेते हैं। हालांकि ये लिखना उतना सुंदर नहीं है अगर हम इसे ऐसे लिख दें लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा, ये शॉर्ट चेंज इन वेवलेंथ है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती भाई। 1/2 का कोई मतलब नहीं, माइनस चेंज इन लैम्डा, इतना कम या इतना ज्यादा चेंज इन वेवलेंथ पर आप इसको कंसीडर कर लेंगे। यानी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एक पार्टिकुलर वेवलेंथ से थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे की भी वेवलेंथ अगर गिर रही है, लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो आप उसे कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन हम आपकी किताब से 1 इंच दाएं बाएं नहीं हो सकते, आप लोग हमारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, इसलिए हम इस एस्पेक्ट को बताना मेरा काम था, सावधान भी और सतर्क भी। तो ये था एमिसिव पावर, क्या था? ये था एमिसिव पावर। तो बेटा एमिसिव पावर की एसआई यूनिट में और स्पेक्ट्रल रेडिएंट पावर की एसआई यूनिट में क्या फर्क आएगा? देखिए, अब आपने लिखा पर यूनिट वेवलेंथ रेंज, तो बेटा वेवलेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो तो होती है मीटर, लेकिन इसे सुंदर तरीके से लिखा जाता है जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर एंगस्ट्रॉम, क्योंकि वेवलेंथ को यूजुअली हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। तो अब इसकी एसआई यूनिट जो किताबों में लिखी गई है वो हम लिख देते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ ई लैम्डा इज व्हाट नहीं, वाट ना लिखो, हटाओ, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड इनटू एंगस्ट्रॉम। पता नहीं क्यों जबरदस्ती के लिए हमारे मत्थे मढ़ दिया गया। अबे भाई एंगस्ट्रॉम उसकी एसआई यूनिट, एंगस्ट्रॉम यूनिट है लेंथ की, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं है ना, हम यहाँ एसआई यूनिट लिख रहे हैं। लेकिन भैया क्या करें, किताबिया तो है लोग के पास है, वही में से तो पढ़ाई बहना लिखा हो तो लिख ला, लिख के बाद अब ये नोट कर लीजिए। अब बेटा क्या ऐसा संभव है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी बॉडी
केवल एक वेवलेंथ या उसके आसपास की ही वेवलेंथ की लाइट निकालेगी? नहीं जानी, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। हर तरीके की वेवलेंथ निकल सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 14 डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ है। आपने 10th में याद किया था, याद कीजिए। तो विज्ञान से मंगाओ या इंसान से मंगाओ, कहीं से भी मंगाओ, दिमाग मंगाओ और समझो कि प्राइड बिजाय प्यास, बाकी सब बकवास। आगे देखिए, इसकी यूनिट हमने लिख दी। अब हम कुछ और इसमें जिक्र करना चाहेंगे। तो ये आपको वीडियो को पॉज करना, करके नोट करना आपकी जिम्मेदारी है। जहां आपको लगे कि अब ये नोट कर लेना चाहिए, वहां नोट कर लीजिए। ठीक है। अब यहां पर देखिए एक चीज लिखी जाएगी कि टोटल इमिसिव पावर, टोटल इमिसिव पावर, मैंने आपसे कहा ना, देयर आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस। तो एक पार्टिकुलर स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर के अलावा और भी बहुत सारी वेवलेंथ हो सकती हैं। तो ये जो सिलसिला है ये 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जा सकता है। इसीलिए टोटल इमिसिव पावर फॉर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स, पहले हमने एक स्पेशल उसके लिए डिफाइन कर ली, फॉर ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स इज गिवन बाई। अब इसे हम ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई से डिनोट करते हैं। तो ई जो होता है वो 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाता है। ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। ठीक, यानी ई लैम्डा का फंक्शन होगा और डीएल इसका ऑपरेटर है। जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये ऑपरेटर है बेटा। ये क्या है? ऑपरेटर है। और ये क्या है? फंक्शन है। तो टोटल इमिसिव पावर 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी पॉसिबल वेवलेंथ की वेव इमिट कर रही हैं उन सब की इमिसिव पावर का सम होगी। इंटीग्रल का मतलब ये हो गया। ठीक है। अब जो इमिसिव पावर होती है, द इमिसिव पावर यानी रेडिएशन को निकालने की ताकत, द इमिसिव पावर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एज E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। इमिसिव पावर क्या है? द एनर्जी इमिटेड, द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय अ सरफेस इज नोन एज इमिसिव पावर। ठीक है। E इज इक्वल टू, चलो ये तो इमिसिव पावर है, इसको E से डिनोट करते हैं। द इमिसिव पावर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, depends upon the temperature of the body as E directly proportional to T की पावर 4। ये भी इमिसिव पावर की ही एक डिनोशन है। इसको इमिसिव पावर को कैपिटल ई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये सिर्फ मैंने अलग कर दिया ताकि आपके लिए याद रहे। वेयर, वैसे आप यहाँ स्मॉल ई भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं है। वेयर T क्या है बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक, तो इमिसिव पावर जो होती है वो टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये था इमिसिव पावर। आइए अगला टर्म करते हैं, इमिसिविटी। वीडियो को पॉज करके इससे नोट कर लीजिए, इमिसिविटी कहते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर इसको भी नोट कीजिए। आगे वाला टर्म इमिसिविटी, अगला टर्म क्या है? अगला टर्म इमिसिविटी, EMISSIVITY, इमिसिविटी। अच्छा, लेट E इमिसिव
emissive power of a body, emissive power of a body, or capital E, emissive power of a black body, emissive power of a black body. तो the ratio of emissive power, emissive power of a body to the emissive power of a black body is called emissivity, is called emissivity. ठीक, इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं और ये ई अपॉन ई है। बेटा ये प्योर रेशियो है, हेंस इट हैव नो डायमेंशन, इट इज अ प्योर रेशियो। ई की वैल्यू 1 हो सकती है फॉर आइडियल रेडिएशन। अब आइडियल रेडिएशन क्या? आइडियल रेडिएंट्स जिनके पास कोई लिमिट नहीं, 0 से लेकर अनंत तक की वो सारी वेवलेंथ को एमिट कर सकते हैं, वो आइडियल रेडिएंट कहलाएंगे। ठीक, आइए साहब, एमिसिविटी ये क्या था? ये आपका तीसरा टर्म था। अब चौथा टर्म डिफाइन करते हैं, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। बेटा ये वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लिए। तो आपने क्या क्या सीख लिया आज? कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्टेंस, इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ब्लैक बॉडी और इमिसिविटी। अब हम लोग चौथा टर्म सीखेंगे। चौथा टर्म आपका जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्टेंस या स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिंग पावर। क्या है ये? स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर और मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टेंस, मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टेंस। ठीक, द स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर, the spectral absorptive power, a lambda, spectral absorptive power a lambda of a body, a lambda of a body is of a body at a certain wavelength, at a certain wavelength, at a certain wavelength. Lambda is the ratio of the amount of heat energy, amount of heat energy absorbed, amount of heat energy absorbed by the body. The spectral absorptive power a lambda of a body at a certain wavelength, lambda is the ratio of amount of heat energy absorbed by the body per unit area, per unit wavelength range. Amount of heat energy absorbed by the body per unit wavelength range, per unit wavelength range. ठीक, that is between
wavelengths lambda minus 1/2 to lambda plus 1/2. ठीक है, lambda minus in a certain time, in a certain time, in a certain time, to the amount of heat energy incident, to the amount of incident energy, amount of incident energy in the same unit wavelength range, in the same unit wavelength range, same unit wavelength range, same unit wavelength range in the same time, same unit wavelength range in the same time. और यार कहने के लिए बड़े वो है, क्या डिफाइन होती है भाई, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पर, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की वेवलेंथ अगर इंसिडेंट करती है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करता है और उतने टाइम में कितनी टोटल अमाउंट ऑफ हीट उसके ऊपर गिरती है, उसका रेशियो जो है वो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर कहलाएगा। ठीक, इफ द स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर, अब एक चीज और लिख दूं तो ये हुआ स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर। देखो एब्जॉर्बिव पावर the ratio of amount of heat energy absorbed by the surface to the total amount of incident heat energy, ये एब्जॉर्बिव पावर की डेफिनेशन होगी। लेकिन एब्जॉर्बिव पावर की डेफिनेशन ना देकर आपको सीधे यहाँ पर क्या कह दिया गया कि आप स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर डिफाइन कर लीजिए। तो स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पर डिफाइन होगी। अब इसी एक गिवन यूनिट वेवलेंथ रेंज में और एक गिवन टाइम इंटरवल में कितन सरफेस कितनी अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करता है और उस टाइम इंटरवल में कितनी हीट वहां इंसिडेंट करती है, इसका रेशियो आप स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर कहेंगे। अन्यथा अगर आप वेवलेंथ नहीं फिक्स करते हैं तो फिर वो एब्जॉर्बिव पावर होगी। तो उसकी डेफिनेशन में सिर्फ ये फर्क है कि आपने स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर के लिए वेवलेंथ की एक फाइनाइट रेंज फिट कर दी है, फिक्स कर दी है। उसी फिक्स वेवलेंथ रेंज में की वेवलेंथ की वेव जब इंसिडेंट करती है वही एनर्जी है, वही रेडिएशन है। कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं, वेवलेंथ एक वेव की होगी, वेव एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? रेडिएशन एनर्जी, या उसे आप लूज सेंस में हीट एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी। इफ द स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिव पावर, if the spectral absorptive power of a body, if the spectral absorptive power of a body at wavelength lambda, if the spectral absorptive power of a body at wavelength lambda be a lambda, मान लीजिए कि वो क्या है, be a lambda, and the incident heat energy, and the incident heat energy, and the incident heat energy be delta q, be delta q between wavelength lambda and lambda plus d lambda। ये एक छोटा सा वेरिएशन है, बहुत छोटा वेरिएशन, मतलब इस वेवलेंथ और इस वेवलेंथ के बीच की रेंज में। If the spectral absorptive power of a body at wavelength lambda be a lambda and the incident heat energy be delta q between the wavelength lambda and a lambda plus d lambda, ठीक, between then the energy absorbed by the body, then the energy absorbed by the body will be a lambda, will be
ए लैम्डा ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बॉडी? ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू। ए क्या है बेटा? एब्जॉर्बेटिव पावर है, लैम्डा क्या है? वो वेवलेंथ है, और डेल्टा क्यू क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है। तो ये 4 टर्म थे। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी। व्हाट इज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी? चलिए अब इसे हम इसे वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लीजिए। तो ये 4 टर्म आपको सीखने थे रेडिएशन के उसमें टर्म में, वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखें तो कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप हमसे भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। वॉइस मैसेज कीजिए और पूछिए, आपको जो भी पूछना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक ऐसी ब्लैक बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाली बड़ी से बड़ी वेवलेंथ की रेडिएशन को और छोटी से छोटी वेवलेंथ की रेडिएशन को सबको हजम कर जाए, ऐसी बॉडी को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। A perfectly black body is one. A perfectly black body is one which completely absorbed. A perfectly black body is one which completely absorbed all the radiation. All the radiation falling on its surface, all the radiations falling on its surface, whatever be the wavelength, ठीक। ये सब की सब को एब्जॉर्ब कर ले। किसी भी रेडिएशन को ना ये ट्रांसमिट करती है, ना ये रिफ्लेक्ट करती है। ये सारी वेवलेंथ की वेव को एब्जॉर्ब कर ले जाती है, सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले जाती है। तो बच्चों इसके लिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए कोफिशिएंट अरे स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिंग पावर 1 होता है। क्या होता है? स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिंग पावर 1 होता है फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। For a perfectly black body, एक perfectly black body के लिए a लैम्डा की वैल्यू 1 होती है। ये है परफेक्टली ब्लैक बॉडी की वो डेफिनेशन। देखो लोअर टेम्परेचर पर परफेक्टली ब्लैक बॉडी जितनी भी आप रेडिएशन उसके ऊपर फॉल कराएंगे, अलाउ कराएंगे फॉल करने के लिए, वो सब के सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। और किरचॉफ ये कहते हैं कि अ गुड एब्जॉर्बर इज द गुड इमिटर, यानी वो लोग जो कि गुड एब्जॉर्बर होते हैं लो टेम्परेचर पर, वही लोग गुड इमिटर बन जाते हैं हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी अगर लो टेम्परेचर पर वेवलेंथ सारी इंसिडेंट रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जब उनका टेम्परेचर तुम हाई करोगे तो वो सारी वेवलेंथ को इवॉल्व भी करेंगी। तो व्हेन अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर इट इमिट द रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट नोट करने वाला बनता है, क्या कि व्हेन अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, when a perfectly black body is heated to a high temperature, then it emits radiation of all possible wavelengths। ठीक, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए
डेफिनेशन हो गई। तो आज के बाद ब्लैक बॉडी का मतलब काले से न लीजिएगा। ब्लैक बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जो अपने ऊपर फॉल करने वाली सारी रेडिएंट एनर्जी को हजम कर जाए, अब्जॉर्ब कर जाए, कोई भी एनर्जी निकलने ना दे। ठीक, आइए अब डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके लिए हमारे पास है वीन्स का लॉ और उससे रिलेटेड ग्राफ्स और कुछ क्वेश्चंस। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी को भी नोट कीजिए। परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब हम लोग पढ़ेंगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट वीडियो में करें, चलो एक वीडियो और बनाएंगे इसका।